बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 5 लास्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। ये स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड से लिए गए हैं, जो बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ स्वात रीजन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली वो डिजीज़ जिनका डायरेक्टली ताल्लुक कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट की हेल्थ के साथ होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होती हैं, इनको हम हर मेडिकल विजिट पर जो है वो हम इसको लेते हैं। और ये जो है एक ऐसा वाइटल साइन है कि ये जो है इसको हम सिंपल लेते हैं, और यानी कि इसको हम हर विजिट पे जो है वो लेते हैं, और सिर्फ इसी को भी जो है हम ले सकते हैं। यानी अगर हम बाकी चेक करें या ना करें, लेकिन इसको हम ज़रूर चेक करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन। हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, फिर हार्ट में वो आते हैं। हार्ट से जो है वो आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो जब हार्ट जो होता है, एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड आ जाता है, फिर वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आयोटा जो है उसके थ्रू बॉडी हार्ट जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है आर्टरीज के थ्रू ब्लड को भेज देता है। अब जो है जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जब ब्लड को आयोटा में जो है वो लेकर जा रहा होता है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो जो प्रेशर होता है वो एग्जैक्टली आर्ट्रियल के वॉल्स पर अप्लाई किया जाता है, ताकि ब्लड को जो है वो पंप कर सके। उस फोर्स को यानी उस प्रेशर को जो है वो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है, इसको हम दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, यानी ये एक हाईएस्ट प्रेशर होता है जो उस टाइम जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्लड पूलिंग होकर वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो और आयोटा में जब जाए तो वहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहा होता है, तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये लोएस्ट प्रेशर होता है, यानी जब वेंट्रिकल्स अपना काम कर लेते हैं, वो हार्ट को पंप कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जब वो रिलैक्स होते हैं तो बेसिकली उन्होंने जो अपने आप को खाली किया होता है कॉन्ट्रैक्शन में, वो अपने आप को दोबारा से रिफिल कर रहे होते हैं। उस रिफिल के दौरान जो है हमारे पास लोवेस्ट प्रेशर जो है वो मेजर किया जा सकता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होती हैं उनको हम मिलीमीटर पर मरकरी जो है उसकी तरफ जो है वो हम लेते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम इस तरीके से जो है लिखते हैं कि उसमें हाईएस्ट प्रेशर को जो है यानी सिस्टोलिक प्रेशर को हम ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर को हम नीचे लिखते हैं, बीच में हम फ्रैक्शन का निशान लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 120/80, जिसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर को जो है वो इंडिकेट करता है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इस मामले में गलत हो जाते हैं कि जब वाइवा में टीचर उनसे पूछते हैं कि डायस्टोलिक ऊपर लिखते हैं सिस्टोलिक, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हाईएस्ट प्रेशर है वो सिस्टोलिक है, वो ऊपर लिखा जाता है। जो 80 है वो लोएस्ट प्रेशर है, तो वो नीचे लिखा जाता है। अब पल्स प्रेशर, ये हमारे पास बेसिकली जब हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का बीच का एक डिफरेंस निकालते हैं कि किस तरीके से होता है। सिंपली आप सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को माइनस कर दो, तो जब 120 से 80 माइनस हो जाता है तो पल्स प्रेशर 40 होता है। अब अगर ये 40 से ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स कि ये वाइडेंड पल्स प्रेशर है, और अगर ये 30 से बिलो हो जाए तो ये नैरोड पल्स प्रेशर है। अब आप चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जस्ट सिर्फ इसको याद रखें तो ये आपके लिए सही होगा। लेकिन जब आप लोग इंशाल्लाह 7 और 8 सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर इस पल्स प्रेशर का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि ये फिर वेंटिलेटर मशीन के साथ जो है ये हम उसको पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है।
तो अब वाइडन पल्स प्रेशर जो है वो वो कब होगा, जब 40 से अबव हो जाए। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और एनीमिया है। और नैरो पल्स प्रेशर जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, यानी इसमें अचानक से जो हार्ट होता है वो पंपिंग को स्टॉप कर देता है या वो स्ट्रोक में चला जाता है, उसको शॉक लगता है। जो पल्स प्रेशर होता है वो कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के जो है वो इंडिकेटर मिल रहे होते हैं, तो वो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन फिर वही बात कि हम सिर्फ एक फैक्टर को देखकर जो है किसी डिजीज़ को डायरेक्टली जो है वो नहीं कह सकते कि इसको ये वाली डिजीज़ है। हम डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिस तरह पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, एज को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम जाकर जो है किसी पेशेंट को कहते हैं कि आपको ये वाली डिजीज़ है या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है। अब वो 2 मैकेनिज़्म जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म मैकेनिज़्म और एक होता है लॉन्ग टर्म मैकेनिज़्म। अब शॉर्ट टर्म मैकेनिज़्म जो है वो बेसिकली क्या होती है कि जब ब्लड वेसल्स जो है नैरो हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो है बेसिकली ब्लड वेसल की डायमीटर को जब रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसके बेस पर जब ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है तो वो शॉर्ट टर्म में आता है। और जब फुल ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मैकेनिज़्म में आ जाता है। अब ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मैकेनिज़्म है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो लॉस हुआ है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, जिसके नतीजे में वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है, अब कंस्ट्रिक्शन जब होगी तो प्रेशर जो ब्लड होगा वो उसको प्रेशर चाहिए होगा बढ़ने के लिए, तो ये जो वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा यानी हाई हो जाएगा और होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में जिसमें हमने फुल ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना होता है, अब क्या होता है इसमें बेसिकली हमारे पास जो है रास सिस्टम होता है। रास सिस्टम में क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो किडनी जो है एक रेनिन नाम का सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करती है। वो जो रेनिन होता है ऊपर से हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रेनिन उसको एक्टिवेट कर लेता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेशन होती है ये एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। अब एडीएच हार्मोन बेसिकली जब हमारे पास यूरिनरी आउटपुट जब ज़्यादा हो जाता है तो ये उसके लिए वेसोप्रेसिन के तौर पर काम करता है और ये यूरिनरी आउटपुट को जो है ये कंट्रोल रखता है, रेगुलेट रखता है। तो ये जो है जब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा तो ये उसको एडीएच जो है हार्मोन रिलीज हो जाएगा, थर्स्ट जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके दूसरे नतीजे में हमारे पास एरिथ्रोपायोटीन होगा यानी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और उससे होम्योस्टेसिस जो है वो रिस्टोर हो जाएंगी। अब वही बात कि जब ब्लड प्रेशर जो इसमें वही बात है कि रिसेप्टर्स, उसके इम्पल्सेस और उसके लिए इफेक्टर सिस्टम। तो जिस तरह हमने बच्चा, माँ और उसके बाप को पढ़ा था, तो अब जब ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है यानी वो लो हो जाता है तो अब ब्लड प्रेशर को जो रिसेप्टर सेंस करते हैं वो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो इम्पल्सेस होती हैं ब्रेन तक वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी क्या करती है कि ये हार्ट रेट को जो है डिक्रीज कर रही होती है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी, इसके नतीजे में सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हार्ट पर इफेक्ट आएगी, हार्ट के रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा, वेसल्स को बोलेगा कि आप वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ, नैरो हो जाओ, ताकि ब्लड आपसे गुजरते हुए जो है उसको ज़्यादा प्रेशर लगे। एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा जो बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी का हिस्सा है, हार्ट रेट को वो इंक्रीज कर देंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उससे ब्लड प्रेशर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा।
अब लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म जिसमें हम फुल ब्लड वॉल्यूम जो है उसको जो है हम रेगुलेट करते हैं, जिस तरह हमने जो है वो डायग्राम में पढ़ा था, तो वो उसमें रीनल मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास आता है। और एक हमारे पास इनडायरेक्ट रीनल मैकेनिज्म है जिसको हम रास सिस्टम बोलते हैं, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। ये हमारे पास जो है क्या होता है कि इसमें इनडायरेक्ट यानी रीनल जो है इसका एक डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है और एक रीनल का जो है वो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। अब जो हमारे पास डायरेक्ट मैकेनिज्म था वो हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ा था लॉन्ग टर्म में, जिसमें किडनी रेनिन को प्रोड्यूस करती है, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जाता है, वो एडीएच और थर्स्ट स्टिमुलेशन कर देते हैं और जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो कि लो हुआ था वो हाई हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो है इनडायरेक्ट जो मैकेनिज्म है वो है रास सिस्टम, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये जो है रेनिन का जो है वो इनडायरेक्ट सिस्टम होता है। ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है उसको रेगुलेट करता है, फ्लूइड की रेगुलेशन को जो है वो मेंटेन करता है। इसके इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में हमारे पास जो है किडनीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो किडनीज होती हैं वो जो एडीएच सिक्रीट हुआ था उस पर और एक दूसरा हमारे पास हार्मोन होता है, उसकी मदद से जो है हमारे पास वो एक्टिविटी को जो है वो रेगुलेट करती हैं। तो इसमें अगर आप लोग गौर करें तो इसमें हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, यानी इसमें हमारे पास लेवर से सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजिन आता है। ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो रेनिन होता है ये डायरेक्टली जो है वो असर नहीं करता, ये जो है इस पे अप्लाई होता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में जो होता है वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास जो है जो हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम लंग्स में पढ़ा था, तो वो लंग्स से आएगा और वो इसको एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 पर जो है वो एक्ट करेगा। अब इसके हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। अब ये किडनी को करेगा, उसको बोलेगा कि आपको अल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन जो है एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा कि आप अल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को जो है वो स्टिमुलेट करो। इसके अलावा जो है ये सोडियम और क्लोराइड इसकी जो है रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज कर देगा और पोटेशियम को जो है वो एक्सक्रीट कर देगा। इसके अलावा ये जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो कि हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये उस एक्टिविटी को जो है वो ज़्यादा कर देगा। इसके अलावा ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगी। दूसरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को जो है वो एक्टिवेट करेगा ताकि उससे एडीएच, अब ये जो एडीएच हार्मोन है ये हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से हमारे पास आता है, तो ये उसकी सिक्रीशन करेगा। अब ये जो है क्या करता है, उसी तरह ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी ये यूरिन आउटपुट को जो है वो डिक्रीज करता है। अब इन सब की मदद से हमारे पास क्या होगी, एक तरफ जो है फ्लूइड इम्बैलेंसेस वो रेगुलेट हो जाएगा, दूसरा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो परफ्यूजन है हमारे पास जीएफआर रेट है किडनी लेवल पर, जक्स्टा ग्लोमुलर अपैरेटस जो है वो उसकी परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन सब जो है का जो है डायरेक्टली मकसद क्या होगा, उस ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन रखना थ्रू लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। अब हमारे पास आती है फिजियोलॉजी यानी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की, जिसमें हमारे पास कार्डिक आउटपुट, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड विस्कोसिटी और आर्टरी इलास्टिसिटी। मतलब कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है और प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो अब हम डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम ब्लड प्रेशर को जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले कार्डिक आउटपुट आता है और उसमें हमारे पास कार्डिक रेट हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट रेट्स हैं जो कि नॉर्मल जो होते हैं वो या 20 से कम होते हैं, डायस्टोलिक में 80 से कम होते हैं। अब अगर हमारे पास जो है वो रेट है यानी वो सिस्टोलिक है, वो अगर हाई हो गया है तो वो प्री हाइपरटेंशन होगा, डायस्टोलिक 82 89, और अगर वो 140 से 179 के दरमियान में आ रहे तो वो हाइपरटेंशन होंगे और डायस्टोलिक उनका 90 से 109 होगा। अब हमारे पास आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यानी ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180 से अबव हो जाता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 110 से अबव हो जाता है। तो ये हमारे पास फिर हम इसको हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है कार्डिक आउटपुट पे डिपेंड करता है।
अब पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, अब यानी जो हमारे पास आर्टीरियल वॉल्स है उनकी कंडीशन किस तरीके से है, ब्लड वॉल्यूम कितना है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है यानी उसका जो गाढ़ापन है वो कितना गाढ़ा है, वो कितना थिक है, उसकी विस्कोसिटी भी जो है ब्लड प्रेशर को रिफ्लेक्ट करती है। और आर्टरी की इलास्टिसिटी, जितना उसमें इलास्टिसिटी होगी ब्लड आसानी के साथ उससे फ्लो कर सकेगा। अच्छा, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हम पढ़ते हैं जो कि एज के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं। बाकी जो हमने 3 वाइटल साइन पढ़े हैं, टेम्परेचर है, पल्स है, रिस्पायरेशन, उसका जब आप लोग चार्ट देखेंगे तो वो हमारे पास न्यू बॉर्न से अडल्ट स्टेज तक जो है पल्स भी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, रिस्पायरेशन भी और टेम्परेचर भी। लेकिन ब्लड प्रेशर जो होता है ये वक्त के साथ साथ जो है ये इंक्रीज होता है, जो कि लास्ट में हमारे पास 120/80 जो होता है वो नॉर्मल रीडिंग होती है। अब वो फैक्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है नस्ल। यानी इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये डिफरेंट नस्ल के लोगों में जो है वो ब्लड प्रेशर के जो है वो डिफरेंस आ सकता है, अमेरिका अफ्रीका का, तो ये डिफरेंट नस्ल के लोगों में हो सकता है। एक्सरसाइज की वजह से, एज की वजह से, जो हमने अभी टेबल पढ़ा डायर्नल वेरिएशन, यानी कि हमारे पास दिन और रात के फ़र्क में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होगा, स्ट्रेस की वजह से, जेंडर, इस तरह हमने हार्मोन्स की बात की कि प्यूबर्टी के बाद जो है वो मेल के हार्मोन्स जो हैं वो उनके जो हार्ट रेट होता है उसको डिक्रीज रखते हैं यानी कम रखते हैं, और जो फीमेल की हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह कुछ मेडिकेशंस होती हैं, तो ये वो फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर के असेसमेंट के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसमें हमारे पास एक होता है ब्लड प्रेशर कफ, जो कि हम जो है जो अगर हम अपर आर्म का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम उसको बांधते हैं। स्फेग्मोमोनोमीटर होता है जिसमें डायल होता है जो हमें रीडिंग बताता है, और स्टेथोस्कोप होता है। अब उसमें भी हमारे पास टाइप्स हैं। एक मरकरी होता है जिसमें हम मरकरी को जो है मरकरी के ऊपर नीचे होने के मतलब होते हुए जो है वो हम ब्लड प्रेशर को असेस कर रहे होते हैं। एनारॉयड, जो कि आम घरों में हमारे पास जो है वो एनारॉयड होता है जिसमें हम नीडल के थ्रू जो है वो चेक करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो कि बिल्कुल हमें डायरेक्ट मेजरमेंट दे देता है। फिर हमारे पास एक इसमें डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये इनवेसिव होता है यानी इसमें नीडल का जो है वो यूज़ होता है। ये ज़्यादातर आईसीयू, सीसीयू इस तरह के वार्ड्स में जो होता है वो हमारे पास लगा होता है, जिसमें हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं। और एक हमारे पास नॉन इन्वेसिव मेथड है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, एक होता है ऑस्कल्टेटरी और एक होता है पाल्पेटरी। अब डायरेक्ट मेथड ये वो मॉनिटर यूज़ किया जाता है, ये इनवेसिव होता है यानी ये नीडल और कैथेटर जो है ये इंसर्ट किया जाता है ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, जो भी आर्टरी डिस्प्ले यानी जो भी आर्टरी प्रोमिनेंट है, तो ये किस वजह से होता है, ताकि आर्टीरियल प्रेशर को जो है वेव फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सके। जो डायरेक्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है तो ये उन पेशेंट में ज़्यादातर होता है जो कि सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये इस तरह के सीरियस पेशेंट के लिए जो आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी वार्ड में होते हैं, तो ये उनके लिए जो है वो किया जाता है। ये हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रोसीजर है जिसमें जो है एक प्रेशर बैग लगा होता है, एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, और ये जो हमारे पास मॉनिटर होता है टीवी टाइप होता है, तो ये उस रीडिंग जो है वो हमें बता रहा होता है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड जो कि हम आम क्लिनिकल जो कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनडायरेक्ट मेथड जो है एक हमारे पास पाल्पेटरी मेथड होता है। अब जो है आप लोग इस बात को गौर से सुने, हम जब पाल्पेटरी मेथड करते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले हम बीपी कफ को जो है वो अपर आर्म के साथ जो है वो बांध लेते हैं, और ये जो हमारे पास स्फेग्मोमोनोमीटर है इसको जो है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास जो है पंपिंग बैग होता है, और ये जो है उसका स्क्रू होता है। जब हमने बांध लिया, अब आप लोग जो है वो इस स्क्रू को जो है वो बंद कर दोगे ताकि एयर जो है वो ना निकले।
लिए। तो जब आप लोग ये बंद कर दोगे और तो आप क्या करोगे कि अपने जो 3 इंडेक्स फिंगर है वो आप पेशेंट की रेडियल आर्टरी पे रख कर थोड़ा सा जो है उसको प्रेशर दोगे। जब आप उसको प्रेशर दोगे तो आपको पल्स जो है वो पाल्पेट होना शुरू हो जाएंगी। तब आपने उंगलियों को उसी तरह रखना है और ये जो आपने स्क्रू बंद किया है अब आपने जो है वो इसको पुश करते रहना है। तो जब आप पुश करते रहोगे ये जो नीडल होगा ये आहिस्ता से जो है वो ऊपर जाएगा और आपने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 140 या 150 तक जो है वो नीडल को लेकर जा सकते हो। अब इस दौरान क्या होगा कि ये जो पल्स आपको सुनाई दे रही थी ये स्टॉप हो जाएगी, यानी जब तक आप इस पंप के थ्रू इसको पुश करते रहोगे इसका जो नीडल होगा वो जब आप इसको 140 या 150 तक लेकर जाते रहोगे इस दौरान ये जो पल्स होगी ये आपसे गायब हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने आहिस्ता से जो है इसको इस स्क्रू को आहिस्ता से ओपन करना है। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर दोगे तो सारी हवा एक साथ ही निकल जाएगी और ये जो नीडल है ये अचानक से ज़ीरो पे आ जाएगा। आपने इसको आहिस्ता से जो है वो करना है। तो जब तक ये नीडल जो है ये वापस आता रहेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल आप 110 पे जैसे ये नीडल आया है और आपको जो है पल्स जो है दोबारा से सुनना जो है वो आपने शुरू कर दिया है। तो वो बेसिकली जो फर्स्ट साउंड आपने सुना तो वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो तब भी आपने अपनी उंगलियां नहीं हटानी, आपने इस स्क्रू को जो है आपने ओपन रखा है और ये नीडल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे जा रहा है। जो फर्स्ट साउंड आपको आया तो वो सिस्टोलिक प्रेशर था। तो अब वो जो है वो साउंड आती रही उसके बाद जो है वो साउंड स्टॉप हो गई। वो साउंड जहाँ पर स्टॉप हो गई तो वो जो पॉइंट है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। तो जहाँ पर आवाज़ आई तो आपने फॉर एग्जांपल 110 पे आवाज़ आनी शुरू हो गई और जब वो 80 पे आया तो वो जो साउंड थी वो बंद हो गई। तो आपने लिखना होगा कि 110/80 जो है वो इसका ब्लड प्रेशर है। अब ऑस्कल्टेटरी मेथड जो है वो उसी तरीके वो भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अब आप लोग पहले वाले जब आप लोग समझ गए हो तो वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपने अपनी उंगलियां रखी होती हैं और उसके थ्रू आप देखते हो। इसकी जगह आप लोगों ने इसमें ये जो आपने स्टेटोस्कोप लगाया है ये दोनों आप स्टेटोस्कोप जो है वो कानों में लगाते हो और जहाँ पर आपने अब फॉर एग्जांपल ये जो है ब्रेकियल आर्टरी से जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा है। वहाँ जब हम पाल्पेटरी करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम रेडियल से करें, रेडियल काफ़ी एक्सेसिबल होता है। तो और स्टेटोस्कोप के लिए जो ब्रेकियल आर्टरी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब हमने जो है जहाँ पर हम अपनी 3 उंगलियां रखते थे वहाँ पर हमने स्टेटोस्कोप का ये डायफ्राम रखना है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो उसी तरीके से होंगी, यानी जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे 130 140 तक ले जाओगे पल्स गायब हो जाएगी। फिर जिस पॉइंट पर वो आपने स्क्रू को दोबारा से ओपन किया, जिस पॉइंट पर आपको वो पल्स दोबारा से सुनाई दिया और जिस पॉइंट पर वो दोबारा से गायब होगी, तो जिस पॉइंट पर सुनाई दिया वो सिस्टोलिक है और जिस पॉइंट पे गायब हो गई तो वो हमारे पास डायस्टोलिक है। तो ये ऑस्कल्टेटरी मेथड है। अब प्रोटोकॉल ऑफ साउंड, जी मैंने आपको जैसे बताया कि जब साउंड जो है वो गायब हो जाती हैं और हमारे पास जो है वो जब हम नीडल को जो है दोबारा से वो स्क्रू को ओपन करते हैं और जिस पॉइंट पर वो जो साउंड होती है वो फर्स्ट साउंड हमें आती है और वो आती रहती है और वो जो है फिर स्टॉप हो जाती है और उसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो वो जो बेसिकली फर्स्ट साउंड का आना और फिर दोबारा से उसका गायब हो जाना, इस बीच में हमारे पास जो है 5 फेजेस होते हैं और वो 5 फेजेस हमारे पास प्रोटोकॉल साउंड कहलाती हैं। यानी वो साउंड जो कि हमारे पास जब पल्स जो है वो गायब हो जाती हैं, जब हम नीडल को जो है हम जब पुश करते रहते हैं स्क्रू, फिर जब दोबारा हम ओपन करते हैं तो अब वो जो फर्स्ट साउंड होती है उसको जो है वो एक शार्प साउंड होती है। यानी कि ये जो है हमारे पास ये 130 और 140 के दरमियान कहीं भी जो है वो स्टार्ट हो सकती है, यानी इन्होंने सिर्फ अंदाज़तन बताया है। बाकी ये आपको तभी सुनाई देंगी जहाँ पर उस पेशेंट का जो है सिस्टोलिक प्रेशर होगा, वो ये 100 पे भी सुनाई देना शुरू हो सकती है, 90 पर भी, 110 पर भी, 120 पर भी। तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो फर्स्ट साउंड होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, जो सेकंड साउंड होगी वो इस तरह ब्लोइंग से हुशिंग साउंड होती है, जैसे कोई जो है वो आपको जिस तरह चुप करने के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि चुप हो जाओ, इस तरह शी का साउंड आता है तो हुशिंग साउंड होती है। उसके बाद दोबारा से जो है
वो सॉफ्ट साउंड होती है, लेकिन इस बार जो पहले वाले से जो है वो सॉफ्ट होती है, यानी वो इतनी शार्प नहीं होती। फिर 4 फेज़ में हमारे पास उसी तरह फिर जो ब्लोइंग साउंड है वो ख़त्म हो जाती है और जो वूशिंग साउंड है वो थोड़ी बहुत सुनाई देती है। और फेज़ 5 में जो है वो हमारे पास साइलेंस हो जाता है। तो अब फेज़ 4 पर जो हमारे पास लास्ट साउंड सुनाई देती है, यानी जहाँ पर वो जो आवाज़ थी वो आना बंद हो गई, तो वो हमारे पास जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। अब हमारे पास ऑस्किलेटरो मेथड है, ऑस्किलोमेट्रिक मेथड है, यानी इसमें क्या होता है हमारे पास ये वही चीज़ें हैं जिसमें जो है आपको एक्सटर्नल दिखाया है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। इसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, यानी यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। ये इन्फ्लेटेबल कप होती है, ये उसकी ट्यूब होती है, ये एयर पंप के थ्रू जो है यहाँ पर आता है। इसका एक कंट्रोल वाल्व होता है, यानी ये जो हमने स्क्रू पढ़ा, ये इसका कंट्रोल वाल्व होता है जिसके थ्रू हम एयर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और एक उसका डंप वाल्व होता है जिसके थ्रू ये डिफ्लेट हो जाती है, यानी जब हम कप को जो है वो डिफ्लेट करते हैं तो ये डंप वाल्व होती है। अब ये जो है हमारे पास मशीन होती है, इसको जो है जब हम कप के साथ बांधते हैं, अब ये डिजिटल स्पेग्मोमोनोमीटर है, डिजिटल मशीन है। तो जैसे ही हम इसको बांधेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें जो है डायरेक्ट रीडिंग दे देगा, यानी इसमें हमें किसी भी पैल्पेटरी और स्केलेटरी मेथड की ज़रूरत नहीं है। अब किस जगह से हम ले सकते हैं? अपर आर्म से, थाई से, लेग से, फोर आर्म से जो है वो हम ले सकते हैं। फोर आर्म में जो है ब्रेकियल आर्टरी होती है, जो मोस्ट कॉमन आर्टरी है ब्लड प्रेशर टेकिंग के लिए। थाई में हमारे पास प्रोपिलेटरल आर्टरी है, फोर आर्म में रेडियल आर्टरी है, और लेग से जब हम लेते हैं तो या पोस्टीरियर टिबियल डॉर्सालिस पैड्स, इससे जो है वो हम ब्लड प्रेशर को लेते हैं। अब जब हमारे पास ब्लड प्रेशर नॉर्मल अडल्ट में 120 से अबव हो जाए, जो हमने स्टार्ट में जो प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन ये स्टेजेस पढ़ी थी, तो कहते हैं कि हमने किसी को पहली दफ़ा पे ही जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो करार नहीं देना। हमने जो है बार बार उसका जो है वो चेक करना है, और अगर वो 3 से 4 मरतबा सेम ब्लड प्रेशर रीडिंग आपको दे तो तभी हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन यूजुअल रेंज से जब अबव हो जाए और हाइपोटेंशन जब यूजुअल रेंज से कम हो जाए। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिस तरह हमने पढ़ा कि जब हम बैठे होते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो लोअर साइड ऑफ द बॉडी तक कूलिंग हो जाती है। तो जब हम अचानक से खड़े हो जाते हैं तो वो ब्लड होता है वो तेजी के साथ जो है वो वापस से जो है हार्ट की तरफ आ जाता है। तो इससे हमारे पास कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं और एकदम से वो खड़े हो जाते हैं तो उनके सर चकरा जाता है। तो बेसिकली उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो उस टाइम पे काज हो जाता है। ये वही बात है कि ये एक सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी इसमें सिम्टम्स जो होंगे, इसमें हमारे पास परसिस्टेंटली जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा, यानी जब हम डायग्नोज करेंगे हाइपरटेंशन को तो इट मीन्स इसमें जो डायस्टोलिक रीडिंग्स होंगी तो वो 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है वो हमारे पास 90 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होंगी। और जब हम मल्टीपल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है वो हम उसको बार बार जो है वो चेक कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा आ रहा है तो वो हाइपरटेंशन है। हाइपोटेंशन जब वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लो हो रहा है तो वो हाइपोटेंशन है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह स्टैंडिंग पोजीशन में आप अचानक से खड़े हो जाओ तो ये वो सिम्टम्स होते हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स उस टाइम शो हो जाते हैं, यानी फेंट होना, दिल खराब होना, सर चकराना, तो ये सारी, लेकिन ये उस टाइम ये हाइपोटेंशन होता नहीं है, इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये हमारे पास वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोटेंशन में, जिस तरह लाइट हेडीनेस, सर का चकराना, थकावट हो गया, बेहोश हो जाना, विजन का ब्लर हो जाना, शैलो ब्रीथिंग। और हाइपरटेंशन में हमारे पास थ्रॉबिंग हेडेक होता है, थकावट, कन्फ्यूजन, चेस्ट पेन होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, तो ये हमारे पास उसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ये थैंकफुली हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इसके बाद जो भी पॉइंट समझ नहीं आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।